नमस्कार आप सभी को। 100 मेंस लेवल डीआई सेट्स की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज बारी है सेट नंबर 7 एंड 8 की। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला सेट है ये आज का। A management institute was established on January 1, 2000 with 3, 4, 5, 6 faculty members in marketing, OB, finance and OM areas respectively। तो देखो चार यहाँ पर सब्जेक्ट हैं और चारों सब्जेक्ट में कितने कितने फैकल्टी मेंबर से स्टार्ट हुआ ये इंस्टीट्यूट ये हमें दिया गया है। तो जो जरूरी जानकारी है उनको हम लिख देते हैं। ये इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है January 1, 2000 को, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ। और इनिशियली जो नंबर ऑफ फैकल्टीज थे वो कितने कितने थे, तो देखो एरियाज है हमारे पास मार्केटिंग, ठीक है, ओबी, फाइनेंस एंड ओएम, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इनिशियली जो यहाँ पर नंबर ऑफ फैकल्टीज थे वो कितने थे, 3 इसमें थे, 4 इसमें थे, 5 इसमें थे, 6 इसमें थे, राइट। नो फैकल्टी मेंबर रिटायर्ड और ज्वाइन द इंस्टीट्यूट इन द फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर 2000। पहले 3 महीने में ना तो कोई रिटायर हुआ ना कोई ज्वाइन करता है ना। इन चीजों को बिल्कुल दिमाग में रखना है हमको, है ना, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो हमें दिमाग में रख लेना कि पहले 3 महीने में ना तो कोई ज्वाइन करेगा ना रिटायर करेगा, मतलब इतने के इतने ही रहेंगे। आगे बोला है इन द नेक्स्ट 4 years द इंस्टीट्यूट रिक्रूटेड 1 फैकल्टी मेंबर इन ईच ऑफ द 4 एरियाज। हर एक एरिया में एक एक फैकल्टी मेंबर रिक्रूट होगा अगले आने वाले 4 सालों में, है ना, आने वाले 4 साल में, यानी 2001, 2002, 2003, 2004 में हर एक एरिया में एक एक ही रिक्रूट होगा। तो टोटल कितने रिक्रूटमेंट होंगे, सारे एरियाज को मिलाकर 4 रिक्रूटमेंट होंगे, बिकॉज हर एरिया में एक फैकल्टी मेंबर रिक्रूट हो रहा है, ठीक है। All these new faculty members who joined the institute subsequently over the years were 25 years old at the time of their joining the institute। मतलब जो भी फैकल्टी मेंबर ज्वाइन करता है ना, उसकी ज्वाइनिंग के टाइम पर जो एज होती है वो होती है 25 ईयर्स। तो जो एज होती है उस पर्सन की जो ज्वाइन करता है उसकी एज होती है 25 ईयर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। आगे बोला है ऑल ऑफ देम ज्वाइन ऑन April 1। कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है ना वो April 1 को ज्वाइन करता है ना। और जब वो ज्वाइन करता है तो उसकी एज उस समय होती है 25 ईयर्स। ड्यूरिंग दीज 4 years वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60। मतलब सब में कुल मिलाकर जो चारों एरियाज में कुल मिलाकर देखें तो सिर्फ एक ही पर्सन रिटायर्ड हुआ है, ओनली 1 पर्सन रिटायर्ड। देखो जिसने ज्वाइन किया है उसकी एज तो होगी 25 साल और हर एक एरिया में ज्वाइन करेगा, ईच एरिया में हर साल एक एक फैकल्टी मेंबर ज्वाइन करेगा, हम ये कह सकते हैं हर एक एरिया में, ठीक है। और जो रिटायर होगा, रिटायर्ड जो होगा उसकी एज होगी 60 ईयर्स, ठीक है। और टोटल एक ही पर्सन रिटायर्ड होगा, सिर्फ एक पर्सन रिटायर होगा अगले 4 साल में, ठीक है। द फॉलोइंग डायग्राम गिव्स द एरिया वाइज एवरेज एज in terms of number of complete years of faculty members on April 1, 2000, 2001, 2002 and 2003। तो ये हमको यहाँ पर क्या दी गई है, एरिया वाइज एवरेज एज दी गई है अगले ग्राफ, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज ऑन, दिस इज द एवरेज एज ऑन April 1, ठीक है। हर साल की 1 अप्रैल को एवरेज एज हमको दी गई है एरिया वाइज, मार्केटिंग, ओबी, फाइनेंस, ओए, ठीक है। तो चलिए एवरेज एवरेज पर बेस्ड मान सकते हैं हम इस डीआई को। अच्छा एक चीज यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट ईयर्स। देखो एज हमेशा इंटीजर में हम लेते हैं, है ना। तो जैसे अगर कोई पर्सन सपोज कीजिए पैदा हुआ ईयर 2010 में, है ना, लेट सपोज कोई पर्सन पैदा हुआ 1 नवंबर या 1 अक्टूबर या 1 नवंबर मान लो, 1 नवंबर 2010 में, है ना। और आज सपोज मैं उसकी एज कैलकुलेट करता हूँ या सपोज मैं उसकी एज देख रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 10 नवंबर 2010 में इसकी जो है 2024 में जो इसकी एज है वो क्या होगी। आपसे मैंने पूछा कि 10 नवंबर 2024 को इसकी एज क्या होगी, तो आप ये कह सकते हैं कि सर 2010 से 2024 14 साल हो गए, है ना। देखो 1 नवंबर 2010 से 1 नवंबर 2024 तक वो एग्जैक्ट 24 साल का हो गया, सॉरी 14 साल का हो गया, है ना, 14 ईयर्स का हो गया, ठीक है। ऑल्दो जब हम
10th नवंबर की बात करेंगे तो 14 पॉइंट समथिंग ईयर्स का होगा, बिकॉज 14 साल से ज्यादा हो गई ना थोड़ी सी एज, लेकिन हमको लेनी कितनी है, केवल 14 साल। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ईयर्स, मतलब उसने कितने ईयर्स कंप्लीट किए हैं। अब सपोज ये पर्सन 1 नवंबर को पैदा ना होकर 24 नवंबर को पैदा होता, तो ये 14 साल का कब होगा, इसकी बर्थडे आएगी 24 नवंबर को, राइट। तो 24 नवंबर 2024 को ये 14 साल का होगा, लेकिन अभी तो 24 नवंबर आई नहीं है ना, अभी तो हम 10 नवंबर को इसकी एज देख रहे हैं। तो कंप्लीट ईयर्स कितने हुए इसके, 13 साल। तो इस केस में इसकी एज हमें कितनी लेनी पड़ेगी, 13 ईयर्स। मतलब जितने ईयर्स वो कंप्लीट कर चुका है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ईयर्स। तो जितनी एज उसने कंप्लीट की है, केवल उतनी एज कंसीडर की गई है ये एवरेज निकालते टाइम पर, राइट। ठीक है, तो डेटा आपको क्लियर है, दी गई, साथ में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपको क्लियर है ना। इसको देखकर ही लगता है कि डीआई थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल देखते हैं जरा क्या है। इन विच ईयर अ फैकल्टी मेंबर ज्वाइन द मार्केटिंग एरिया। तो मार्केटिंग एरिया मतलब ये वाला एरिया, किस ईयर में फैकल्टी मेंबर ने ज्वाइन किया इस एरिया को, ये हमें बताना है। ठीक है, कौन से ईयर में फैकल्टी मेंबर इसको ज्वाइन करता है। तो कैसे सोचा जाए, देखो हमें ये पता है कि हर साल एक एक फैकल्टी मेंबर हर एरिया को ज्वाइन कर रहा है, और जब ज्वाइन कर रहा है तो उसकी एज कितनी है, 25 ईयर। जो भी पर्सन ज्वाइन करता है उसकी एज कितनी आती है, 25 ईयर। और किसी भी एक एरिया में से अगले 4 साल में एक फैकल्टी मेंबर रिटायर हुआ है जिसकी एज 60 साल है। ठीक है, 60 साल रिटायर हुआ है। ठीक, अब आप ऐसे सोचिए कि एक क्लास में या एक एरिया में कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोग होंगे जिनका कुछ ना कुछ एवरेज रहा होगा करंटली, है ना, उनका कोई ना कोई एवरेज रहा होगा। ठीक है, अब अगर कोई ज्वाइन करता है जिसकी एज बिलो एवरेज है, तो उसकी वजह से क्लास का एवरेज क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा पर्सन ज्वाइन करता है जिसकी एज अबव एवरेज है, उसकी वजह से क्लास का एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। हर कोई ये चाहता है कि अबव एवरेज पर्सन हमारे पास आए, है ना। मतलब यूजुअली जैसे कि अगर हम क्रिकेट की बात करें तो कोई अच्छा प्लेयर है जो जिसका एवरेज पूरी टीम के एवरेज से बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो हर मतलब टीम ये चाहेगी कि इसको इंक्लूड किया जाए ताकि वो ज्यादा रन बनाए, जिससे कि पूरी टीम का एवरेज बढ़ जाए, है ना। सेम लॉजिक आप यहां पर लगाइए कि अगर कोई बिलो एवरेज वाला पर्सन आता है तो एवरेज डाउन हो जाएगा, और कोई अबव एवरेज आता है तो पूरी टीम का एवरेज बढ़ जाएगा, है ना। तो हम यहां पर अगर ज्वाइनिंग वाले पर्सन की बात करें तो हमें यह पता है कि जो ज्वाइन करता है उसकी एज 25 ईयर्स होती है। और एक बार हम इन दिए गए एवरेज पर नजर डालें तो ये जो हर साल एवरेज है 2000, 2001, 2002, 2003 में, ये सारी की सारी वैल्यू 25 से कम है ना, है ना। 25 ईयर से कम है ये सारी वैल्यू। इसका मतलब जो पर्सन ज्वाइन कर रहा है वो बिलो एवरेज है, क्योंकि अगर 25 साल की एज वो अपने साथ लेकर आ रहा है तो पर्सन बिलो एवरेज है। और अगर बिलो एवरेज है तो उसके आने से एवरेज क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, अदरवाइज तो एवरेज बढ़ता जाएगा ना। हर साल अगर नंबर ऑफ पर्सन में सेम रखूंगा तो एवरेज भी एक एक साल से बढ़ता जाएगा, हर साल एवरेज 1 ईयर से बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक पर्सन ज्वाइन कर रहा है ना, और जो बिलो एवरेज है तो उसकी वजह से उस साल एवरेज क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। तो अगर हम ग्राफ को देखेंगे ध्यान से तो ये डाउन कहां पर हो रहा है, आप ये देखो, यहां तो एक बढ़ गया +1, यहां पर भी +1 हो गया, लेकिन यहां पर घटा है, यहां पर घटा है। तो कौन से ईयर में ज्वाइन किया, सेकंड वाला यानी 2001। ठीक है, 2001 में। आप इस चीज को और भी प्रॉपर तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हो, बिकॉज हमें पता है कि मार्केटिंग एरिया में कितने लोग थे। इनिशियली मार्केटिंग एरिया में 3 लोग थे ईयर 2000 में, जब ये स्टार्ट हुआ तो मार्केटिंग एरिया में कितने लोग थे, 3, और इनका एवरेज है 49.33। तो आप जरा देखिए ध्यान से, 3 लोग हैं, एवरेज है 49.33। तो 49.33 को मैं 49 1/3 भी लिख सकता हूं, और टोटल कितना हो जाएगा इन 3 लोगों का, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 49 इंटू 3 कितना हो गया, 147, और 1/3 इंटू 3 हो गया 1, तो 147 + 1 148। मतलब इन 3 लोगों का जो सम है वो 148 है। अब जब अगले साल की बात करूंगा तो ये तीनों लोग एक एक बढ़ जाएंगे, है ना, तीनों लोग एक एक से बढ़ जाएंगे। या इनफैक्ट मैं यहां पर भी एक बढ़ा सकता था कि अगले साल इनका एवरेज, इन 3 लोगों का एवरेज 1 से बढ़ जाता। ईयर 2000 में काम, मैं 2001 में काउंट करूंगा
तो एवरेज एक से इंक्रीज हो जाएगा एग्जिस्टिंग 3 लोगों का। तो इसमें एक बढ़ गया तो ये हो गया 51/3। तो इनका टोटल कितना हो गया, इनका टोटल हो गया भाई 3 टाइम्स, बिकॉज 3 लोगों की बात कर रहे हैं हम, 51/3 यानी कि इट इज 150 + 1 151 ईयर्स। तो इनका टोटल हो गया 151 ईयर्स, है ना। लेकिन अगर 25 साल वाला पर्सन यहां पर ज्वाइन करता है तो वो 25 साल वाले की एज भी मैं यहां पर ऐड कर दूंगा। तो इस 25 साल को ऐड करोगे 151 + 25 कितना हो जाएगा 176। अब 176 जब टोटल हो गया और लोग कितने हो गए 4, बिकॉज एक पर्सन ने ज्वाइन किया, तो एवरेज कितना आ रहा है 44 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और क्या यहाँ पर मुझे 44 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यस और नो। तो आप डेटा के साथ भी वेरीफाई कर सकते हो उस चीज को, राइट। तो आंसर इज व्हाट, ऑल दो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता है कि एक ही जगह घट रहा है बाकी जगह तो बढ़ रहा है ना। सो दैट मीन्स 2001 में ज्वाइन किया, ठीक है। तो ज्वाइनिंग लीविंग वाले कॉन्सेप्ट से बड़े आराम से ऑब्जर्वेशन के साथ इस सवाल को आप कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम विच एरिया डिड द फैकल्टी मेंबर रिटायर, है ना, किस एरिया से फैकल्टी मेंबर रिटायर हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इस ग्राफ पर जरा नजर डालें तो यहां पर सिर्फ एक डिक्रीज आपको दिखाई दे रही है मार्केटिंग के लिए, ओबी के लिए भी सिर्फ एक डिक्रीज है, बाकी सब तो बढ़ रहे हैं ना, या तो बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर एक डिक्रीज है, बाकी देखो यहां पर इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, ओके एक और डिक्रीज है यहां पर 2 डिक्रीज है, यहां पर सिर्फ एक डिक्रीज है, बाकी फिर इंक्रीज है। तो आपको 2 डिक्रीज नजर आई कहां पर, कौन से एरिया में, फाइनेंस एरिया में। ये 2 डिक्रीज क्यों हो सकती हैं, तो ये 2 डिक्रीज होने का रीजन क्या है। तो एक देखो हमें पता है कि टोटल पूरे चारों एरिया में से मिलाकर केवल एक एरिया में से फैकल्टी मेंबर रिटायर हुआ है, ज्वाइन तो चारों में हुए हैं। तो यहां पर 2 डिक्रीज आने का मतलब है कि एक डिक्रीज हुई ज्वाइन होने वाले की वजह से, बिकॉज ज्वाइन होने वाला क्या है, बिलो एवरेज है। और जो रिटायर हो रहा है ना, अगर कोई पर्सन छोड़कर जा रहा है 60 साल की उम्र में, दैट मीन्स दिस पर्सन इज अबव एवरेज। क्या हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है, ठीक है, अबव एवरेज है, ठीक है, ये अबव एवरेज है ये पर्सन। और कोई अबव एवरेज वाला पर्सन छोड़कर चला जाता है तो उसके जाने से पूरी टीम का एवरेज कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि अबव एवरेज था, ये छोड़कर जा रहा है, इसके जाने से एवरेज कम हो जाएगा। तो यहां पर एक डिक्रीज, मैंने अबव की स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है, दिस इज वी कैन से अबव एवरेज, है ना। और जो 25 ईयर्स वाला है वो क्या है, बिलो एवरेज, राइट। तो बिलो एवरेज वाले आया, उसकी वजह से एवरेज कम हो गया, और अबव एवरेज वाला चला गया, इसकी वजह से भी एवरेज कम हुआ। तो दोनों वजह से डिक्रीज हो रहा है। वो 2 डिक्रीज आपको कहां दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ इस वाले एरिया में दिखाई दे रहे हैं, जो कि है फाइनेंस एरिया, है ना। क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। तो किस एरिया से फैकल्टी मेंबर रिटायर हुआ, फाइनेंस एरिया से। कौन से ईयर में रिटायर हुआ वो तो मुझसे पूछा नहीं गया, अगर पूछा जाएगा तो मैं उसको निकाल लूंगा, लेकिन अभी नहीं पूछा गया, तो मैं फाइनेंस एरिया पूछा गया है तो एरिया लगा दिया हमने। अगला देखिए, अगला सवाल है, प्रोफेसर नरेश एंड देवेश, 2 फैकल्टी मेंबर्स इन मार्केटिंग एरिया हु हैव बीन विद द इंस्टीट्यूट सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई तब से, शुरुआत से ही नरेश और देवेश 2 फैकल्टी मेंबर वहां पर थे। कौन से में, मार्केटिंग में ना। मार्केटिंग में इनिशियली कितने मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स, राइट। मार्केटिंग में इनिशियली कितने मेंबर्स थे, टू स्टार्ट विद देयर वर 3 मेंबर्स, ठीक है। तो मार्केटिंग में टोटल 3 मेंबर्स थे, जिसमें 2 थे नरेश और देवेश, ठीक है। शेयर द बर्थडे, मतलब दोनों का बर्थडे सेम डेट पर आता है, विच फॉल्स ऑन 20th November। नाउ one was born in 1947 and other was born in 1950. On April 1, 2005, what was the age of the third faculty member who has been with the institute since the inception? Now मैं 2005 की बात तो बाद में करूंगा, है ना, 2000 की बात करता हूं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं, देखो अगर कोई पर्सन, लेट सपोज एक पर्सन पैदा हुआ 24 नवंबर 1947 को, 24 नवंबर 1947 को, और दूसरा जो पर्सन पैदा हुआ है वो पैदा हुआ है 24 नवंबर 1950 को, राइट। हम जो इनकी एज काउंट कर रहे हैं वो कब काउंट कर रहे हैं, 1 अप्रैल को, बिकॉज ये जो एवरेज का डेटा दिया है वो 1 अप्रैल को दिया गया है। तो मैं 1 अप्रैल 2000 की बात करूंगा, 1 अप्रैल ईयर 2000, और इसके लिए भी 1 अप्रैल ईयर 2000। यहां पर ली गई है नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, द एज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स। तो अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो ये 50 साल का हो जाएगा।
अगर 1950 में पैदा हुआ तो सन 2000 में 50 साल का हो जाएगा, लेकिन होगा कब? अपने बर्थडे वाले दिन। बर्थडे कब आएगा? 24 नवंबर को। लेकिन अभी तो 24 नवंबर आया नहीं है ना, अभी क्या है? 1 अप्रैल है ना। तो 24 नवंबर को ये 50 का होता, लेकिन 24 नवंबर अभी आया नहीं है, तो हम कितनी लेंगे इसकी एज कंप्लीट ईयर्स में? 49 ईयर्स। इसकी एज लेंगे 49 ईयर्स। व्हाट अबाउट दिस पर्सन? ये इससे 3 साल बड़ा है, छोटा नहीं है, बड़ा है, ठीक है। पहले पैदा हुआ मतलब बड़ा है, तो इसकी एज 3 साल ज्यादा होगी, यानी इसकी एज हम लेंगे 52 ईयर्स, ठीक है। इन दोनों की एज हमें पता चल गई ईयर 2000 पर, 52 एंड 49। तो 52 एक की एज हो गई, दूसरे की एज हो गई 49, और तीसरा पर्सन जो सिंस इंसेप्शन था, जो शुरुआत से था, उसकी एज मुझे नहीं पता, तो उसकी एज मैंने x मान ली। एंड दिस टोटल मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? इन तीनों का एवरेज मल्टीप्लाइड विद 3, एवरेज इज 49.33, यानी 49 1/3 भी हम इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड विद 3, राइट। सो दिस बिकम्स 147 प्लस 1 148, राइट, 148। और इन दोनों का सम कितना हो गया? दिस इज 101, ठीक है, प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 148 माइनस 101 यानी 47, यानी जो थर्ड फैकल्टी मेंबर था उसकी एज कितनी थी? 47 ईयर्स ऑन 1 अप्रैल 2000। हमें बतानी कब है उसकी एज? 1 अप्रैल 2005 को। तो 5 साल इसमें ऐड कर दो, अगर इसमें मैं 5 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 52 ईयर्स। तो जो हमारा आंसर हुआ यहां पर वो कितना हो गया? 52। यस, क्लियर है? सारी कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ईयर डिड द न्यू फैकल्टी मेंबर ज्वाइन फाइनेंस एरिया? फाइनेंस एरिया में किस ईयर में फैकल्टी मेंबर ने ज्वाइन किया? सर आपने ये तो बता दिया कि फाइनेंस एरिया में ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पर 2 डिक्रीज है, एक डिक्रीज तो 25 साल वाले के आने की वजह से और एक डिक्रीज 60 साल वाले के जाने की वजह से हुई। लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन से ईयर में 25 साल वाला आया और कौन से में 60 साल वाला गया? ठीक है, तो वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं, लॉजिकली सोचिए आप। देखो, 60 साल वाला जो रिटायर हो रहा है या 25 साल वाला जो ज्वाइन हो रहा है, न्यू फैकल्टी मेंबर ज्वाइन, 25 साल वाला ज्वाइन हो रहा है, उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इस वाले ईयर में ज्वाइन हो सकता है ना, या तो इस वाले में ज्वाइन हो सकता है या इस वाले में, क्योंकि यहां पर डिक्रीज हुई है प्रीवियस के कंपैरिजन में। अगर यहां पर डिक्रीज, यहां पर ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई फाइनेंस में टोटल कितने लोग थे इनिशियली? तो हमें पता है कि फाइनेंस में टोटल कितने लोग थे? 5 लोग थे इनिशियली। जब ये इंस्टीट्यूट शुरू हुआ तो कितने लोग थे? 5 लोग थे फाइनेंस में, ठीक है। उन 5 लोगों का एवरेज यहां पर 50.2 है, तो अगले साल एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 51.2, राइट। और 5 लोग हैं तो टोटल इतना हो गया, इंटू 5 कर दिया। पुराने 5 लोगों की बात कर रहा हूं मैं। सो दिस इज हाउ मच? 255 प्लस 1 256 हो गया ये, राइट। दिस इज 256, 256 हो गया। अब सपोज कीजिए कि इस साल नए पर्सन ने ज्वाइन किया है, इस साल न्यू पर्सन ने ज्वाइन किया है, ये मेरा अजम्पशन है ना। तो अगर यहां पर ये पर्सन ज्वाइन करेगा तो उसको भी काउंट कर लेंगे, इसकी एज हो जाएगी 25 जिस पर्सन ने ज्वाइन किया, तो कितना हो जाएगा ये? 281, नहीं, यस 281, इनका जो टोटल हो जाएगा वो 281 हो जाएगा, ठीक है। अब 281 को, बिकॉज अब यहां पर टोटल कितने लोग थे? 5 लोग थे, अब 5 लोग पहले से थे और एक पर्सन और आ गया, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 281 डिवाइड बाई 6। लेकिन ये तो इंटीजर आएगा नहीं, लेकिन हमें तो यहाँ पर इंटीजर चाहिए ना 49। सो दैट मींस इस ईयर में ज्वाइन नहीं किया। कौन से ईयर में ज्वाइन किया है? नेक्स्ट ईयर में, 2002 में। तो इसका आंसर हो गया 2002, ठीक है। इस ईयर में रिटायर हुआ होगा, ठीक है। रिटायर वाली पॉसिबिलिटी चेक कर लो, रिटायर जो होगा उसकी एज कितनी होगी? 60 साल। चेक कर लो इतना आ रहा है कि 60 साल उसकी एज हुई, तो वो माइनस कर दिया मैंने, तो कितना आ गया? 196, है ना। तो बचे हुए कितने लोग? 4 लोग, बिकॉज 5 थे ना, एक रिटायर होके चला गया 60 साल की एज में, बचे कितने? अब 4 लोग। 4 का एवरेज इतना है, टोटल इतना है, तो एवरेज कितना होगा? 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा? 49। और हमें यहाँ पर 49 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? बिल्कुल दे रहा है, यस। ज्वाइन किया कौन से ईयर में? नेक्स्ट ईयर में, है ना। देखो यहाँ पर 4 लोग बचे हैं, अब 4 लोग बचे हैं, उनका एवरेज 49 है, तो नेक्स्ट ईयर उनका एवरेज 50 हो जाएगा। और 4 लोग हैं तो नेक्स्ट ईयर उनका टोटल 200 हो गया। और 25 साल वाला ज्वाइन करेगा तो 225 टोटल हो जाएगा। अब 4 लोग थे, 25 वाले ने ज्वाइन कर दिया तो 5 लोग हो गए, तो 5 से डिवाइड कर दो एवरेज निकालने के लिए। 45 आपको नेक्स्ट वैल्यू दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई?
बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो कौन से ईयर में ज्वाइन किया? ईयर 2002, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, what was the age of the new faculty members who joined OM area as on April 1 2006? This is quite easy question because you know the logic now. OM area में कौन से ईयर में ज्वाइन किया जहां पर डिक्रीज हुआ है? कौन से ईयर में डिक्रीज हुआ है? 2001 में। तो जब वो ज्वाइन कर रहा था तो उसकी एज कितनी थी? 25 साल। 2001 में उसने ज्वाइन किया, उसकी एज 25 साल है। हमसे पूछा है अप्रैल 1 2003, तो 2 साल इसमें ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी? 27 साल। ऑप्शन सी, डन। चलिए, तो ये पहला सेट था, काफी ज्यादा लॉजिकल था, एवरेज के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो बड़ा स्मूथली आप इसको कर सकते हो। अब अगले सेट की बात करते हैं जो कि वेन डायग्राम पर बेस्ड है हमारा, एप्लीकेंट्स फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम। तो इसको एक बार रीड कीजिए आप सभी लोग। मैं एसी ऑन कर दूं, सवाल सॉल्व करके गर्मी आ गई थोड़ी। देखो जरा, एप्लीकेंट्स फॉर द डॉक्टरल प्रोग्राम्स ऑफ अम्बी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, दैट मींस एआई, एंड बम्बी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग बीआईई। ठीक है, एआई और बीआईई दो इंस्टीट्यूट हैं। अगर इनमें एडमिशन लेना है कैंडिडेट को तो दे हैव टू अपीयर फॉर अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज कॉल्ड सीईटी, है ना। द टेस्ट हैज 3 सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, है ना। टेस्ट में 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अमंग दोज अपीयरिंग फॉर सीईटी, दोज एट और अबव 80th परसेंटाइल, जिन लोगों का 80th परसेंटाइल से ज्यादा है इन एटलीस्ट 2 सेक्शंस, कम से कम 2 सेक्शंस में जिनका 80th परसेंटाइल से ज्यादा है, ठीक है, एंड एट और अबव 90th परसेंटाइल ओवरऑल आर सेलेक्टेड फॉर एडवांस एंट्रेंस टेस्ट दैट इज कॉल्ड एईटी, कंडक्टेड बाय एआईई। एईटी इज यूज्ड बाय एआईई फॉर द फाइनल सिलेक्शन। तो देखो पूरी कहानी क्या है, एक टेस्ट दिया जाता है सीईटी, ठीक है। अब सीईटी में सारे लोग बैठते हैं, सीईटी में जिनका स्कोर आता है 2 सब्जेक्ट में, कम से कम 2 सब्जेक्ट में 80 परसेंटाइल से ऊपर, और ओवरऑल ओवरऑल 90 परसेंटाइल से ऊपर, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ जो है वो 90 परसेंटाइल है। और दूसरी कंडीशन ये है कि कम से कम 2 सब्जेक्ट, यानी 2 या 3 सब्जेक्ट में, बिकॉज 3 ही सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या तो कम से कम 2 में या 3 में 80 से ऊपर होनी चाहिए, तो उस पर्सन को सिलेक्शन मिल जाता है किसके लिए? 80% 2 सेक्शन and 8 or above 90 percentile overall are selected for AET, एडवांस एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय एआईई। सो ये जो लोग हैं ना वो एईटी में बैठ सकते हैं। और एईटी किसका टेस्ट है? एआईई इंस्टीट्यूट का। कौन से इंस्टीट्यूट का? एआईई का। तो एआईई इंस्टीट्यूट का एक टेस्ट है एईटी, जिसमें बैठने के लिए क्राइटेरिया है कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है सीईटी, उसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में आपको 80 से ऊपर लाना पड़ेगा और ओवरऑल 90 परसेंटाइल से ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बात? Now for the 200 candidates who are at or above 90th percentile overall based on CET, जिन लोगों का सीईटी में 90 परसेंटाइल से ऊपर आया, ऐसे कितने लोग थे? 200 लोग थे, यानी ओवरऑल वाले क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, द फॉलोइंग आर नोन अबाउट देयर परफॉर्मेंस इन सीईटी। ठीक है, तो सीईटी में इनके परफॉर्मेंस के बारे में जो डेटा दिया गया है उन 200 के बारे में जिन्होंने सीईटी में ओवरऑल 90 से ऊपर लाया है, मतलब ओवरऑल क्राइटेरिया को, जो एईटी के लिए ओवरऑल का क्राइटेरिया था उसको फुलफिल कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट है, नो वन इज बिलो 80th परसेंटाइल इन ऑल 3 सेक्शंस, 150 आर एट और अबव 80th परसेंटाइल इन एग्जैक्टली 2 सेक्शंस। सो बाय रीडिंग दिस यू कैन सिंपली आइडेंटिफाई कि यहां पर हमें ये चीज जो है वेन डायग्राम पर बेस्ड है, तो वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाते हैं इसका। 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 वेरिएबल वाला वेन डायग्राम बना लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, ओके।
ठीक है, चलिए, तो एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिक्स को, ठीक है, फिजिक्स को, एक रिप्रेजेंट कर रहा है केमिस्ट्री को, और एक रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्स को, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि नो वन इज बिलो 80th परसेंटाइल इन ऑल थ्री सेक्शंस, ऐसा कोई भी नहीं है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गया हो, है ना। और ये सारे 200 कैंडिडेट हैं, कितने, 200। ये 200 वो कैंडिडेट हैं जो ओवरऑल क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, मतलब 90 परसेंटाइल से ऊपर इनका आ चुका है ओवरऑल में, है ना। ओवरऑल में 9, ओवरऑल कट ऑफ को ये क्लियर कर चुके हैं। लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गया, मतलब एन की वैल्यू क्या है, 0। भाई जो तीनों सब्जेक्ट में 80 से कम लाएगा, बिकॉज हम यहां पर जो बात कर रहे हैं उन कैंडिडेट की बात कर रहे हैं जो 80 परसेंटाइल से ऊपर लाए, ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में। लेकिन ओवरऑल में 80 से ऊपर जो लाया, ऐसा तो कोई, मतलब जो किसी में भी वो 80 से ऊपर नहीं ला पाया, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है, मतलब एन की वैल्यू 0 है। भाई ऐसा कैंडिडेट तो तीनों सर्कल से बाहर होगा ना, और ऐसा जब कोई है ही नहीं तो एन की वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब बाहर कोई भी नहीं है, हर कोई किसी ना किसी सब्जेक्ट में 80 से ऊपर लाया है। 150 आर एट और अबव 80th परसेंटाइल इन एग्जैक्टली 2 सेक्शंस। तो एग्जैक्टली 2 वाले की वैल्यू जो है यहाँ पर 150 है, एग्जैक्टली 2 की वैल्यू क्या है, 150, राइट। एग्जैक्टली 2 की वैल्यू है 150। आगे अगर देखें, the number of candidates at or above 80th percentile only in P यानी कि physics is same as number of candidates at or above 80th percentile and only in chemistry the same is number of candidates at or above 80th percentile only in maths। so only in physics, only in chemistry, only in maths बराबर हैं तीनों, यानी इसको x माना तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, all three values are x, ठीक है। number of candidates below 80th percentile in physics, ठीक है, below 80th percentile in chemistry and below 80th percentile in maths is 4:2:1। so that's a tricky statement। तो इसके लिए मुझे कुछ कुछ यहाँ पर assumption लेने पड़ेंगे। लेट सपोज ये वैल्यू है L, ठीक है, इसको मान लिया M, इसको मान लिया N, ठीक है, इन वैल्यूज को हम LMN मान लेते हैं, राइट। और इस वैल्यू को भी जब हमें दी नहीं गई तो इसको भी कुछ मान लो Q मान लेते हैं इसको, ठीक है। So now let's interpret this statement, इसको इंटरप्रेट करते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन फिजिक्स, तो 80th परसेंटाइल से बिलो वाले फिजिक्स में कितने हैं, जो फिजिक्स में 80 नहीं ला पाए वो कौन से हैं, इस सर्कल वालों को छोड़ दो, इसको छोड़कर कितने हैं, 2x प्लस n, 2x प्लस n, इसका रेशियो किसके साथ लिया, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में बिलो 80 वाले कौन से हैं, इस सर्कल वाले को छोड़ दो, बचे कितने, 2x प्लस m, 2x प्लस m, इनको छोड़कर बचे कितने, 2x प्लस m। और इसका रेशियो किसके साथ लिया, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन मैथ्स, मैथ्स में बिलो 80 वाले कितने, 2x प्लस l, 2x प्लस l। ये जो रेशियो में दिया गया ये 4:2:1 के बराबर दिया गया है, दिस इज 4:2:1, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, जब हम एग्जैक्टली 2 की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली 2 का जो सम है वो 150 है, तो एग्जैक्टली 2 में कौन आता है, ये तीनों L M N। तो इसका मतलब ये हुआ कि L प्लस M प्लस N की वैल्यू जो है 150 के बराबर है ना, एक कंडीशन ये, L प्लस M प्लस N 150 के बराबर है, राइट। और एक बात कि इन सबका जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, 200 के बराबर होगा, राइट। यस, यानी हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली 1, कुछ आएंगे एग्जैक्टली 2 में और कुछ आएंगे एग्जैक्टली 3 में, इन सबका सम जो है वो 200 के बराबर होगा, राइट। एग्जैक्टली 1 में कौन आएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 3x। एग्जैक्टली 2 में कौन आ रहा है, एग्जैक्टली 2 तो हमको पता है कितना, 150। और एग्जैक्टली 3 में कौन आ रहा है, q, एंड दिस सम इज व्हाट, 200। ओके, यस, सो वी कैन से 3x प्लस q की वैल्यू कितनी आ गई, 200 माइनस 150 यानी कि 50 आ गई, 3x प्लस q की वैल्यू 50 आ गई। सो आई कैन से q की वैल्यू कितनी हो जाती है, 50 माइनस 3x,
50 माइनस 3x, क्यू की वैल्यू x के टर्म्स में आ गई 50 माइनस 3x। नाउ इस रेशो को हम कैसे ब्रेक करें, है ना, इस रेशो को किस तरीके से करें, तो हम इनको कुछ मान लेते हैं। लेट्स सपोज 2x प्लस एन की वैल्यू हमने मान ली यहां पर, 2x प्लस एन, 2x प्लस एन की वैल्यू मैंने मानी 4k, ठीक है। 2x प्लस m की वैल्यू मैंने मान ली 2k, एंड 2x प्लस l की वैल्यू मैंने मान ली 1k, यानी कि k। नाउ इफ आई ऐड ऑल दीज थ्री, मैं इनको अगर ऐड करता हूं तो 2x 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 कितना हो जाएगा 6x, प्लस l प्लस m प्लस n, l प्लस m प्लस n तो 150 है, बराबर कितना हो जाएगा 7k। दिस इज इक्वल टू 7k, राइट, ओके। So we can say 6x equals to 7k minus 150, राइट। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 7/6k माइनस 150/6 यानी 25 आएगी, राइट। तो हम यहां पर पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या बनेगी। देखो, अगर मैं k की वैल्यू रखूंगा कुछ, लेट सपोज k की वैल्यू में कुछ भी रखता हूं, यहां पर k की वैल्यू मैंने कुछ रखी, उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आएगी। देखो, मैंने k की वैल्यू यहां पर रखी, कितनी रखूं कम से कम, देखो x की वैल्यू पॉजिटिव तो आनी चाहिए ना, और इंटीजर भी आनी चाहिए, राइट। तो k जो है 6 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 इंटू 1 रखूंगा 6, तो एक बार कटेगा तो 7 माइनस 25 आएगा जो कि नेगेटिव होगा। तो 7 इंटू 3 रखूंगा तो 21 हो जाएगा, 21 माइनस 25 भी करूंगा तो भी नेगेटिव आएगा। तो कम से कम 7 का मल्टीपल अगर मैं रखूं तो 4, 7 इंटू 4 तो रखूंगा ना, 7 इंटू 4 28, 28 माइनस 25 होगा 3, तब आएगा पॉजिटिव। ये 4 कब आएगा, जब k की वैल्यू 24 रखेंगे। तो जब मैंने k की वैल्यू रखी 24, ठीक है, जब मैंने k की वैल्यू यहां पर 24 रखी, ठीक है, अगर हम k की वैल्यू 24 रखते हैं तो 6 से गया 4 बार, 7 इंटू 4 28, 28 माइनस 25 x की वैल्यू आ जाएगी 3, यस। फिर नेक्स्ट 6 का मल्टीपल रखोगे, 6 इंटू 5 30 रखोगे। जब आप 30 रखोगे तो 6 से गया 5 बार, 7 इंटू 5 35, 35 माइनस 25 हो जाएगा 10, है ना। फिर 6 का मल्टीपल रखोगे 36, है ना। तो 6 से गया 6 बार, 42 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 42 माइनस 25 हो गया 17, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से वैल्यू आती चली जाएंगी। अच्छा, x पर एक वैल्यू और डिपेंड कर रही है जो है q की वैल्यू। तो x के करस्पॉन्डिंग अगर मैं q की वैल्यू निकालूंगा तो क्या बनेगी, आप देखो। तो अगर मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो 3 इंटू 3 9, 50 माइनस 9 हो गया 41, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू 10 रखोगे तो 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, 50 माइनस 30 हो जाएगा 20। लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू 17 रखोगे, 17 माइनस 3 51 हो जाएगा, 17 इंटू 3 51, 50 माइनस 51 हो जाएगा नेगेटिव, एंड दिस नेगेटिव वाला केस इज नॉट पॉसिबल। तो इसके आगे वाले केस भी पॉसिबल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आगे वाले केसेस में x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी q की वैल्यू तो और कम होती जाएगी, नेगेटिव में जाती जाएगी, है ना। तो जब यही केस पॉसिबल नहीं है तो आगे वाले तो बनाने का कोई फायदा नहीं। सो वी हैव ओनली 2 पॉसिबल केसेस, एक ये वाला और एक ये वाला, हमारे पास सिर्फ 2 ही केसेस पॉसिबल है, राइट। चलिए, अच्छा, इसके आगे भी मुझे कुछ जानकारी यहां पर दी गई थी, इसको ही पढ़ लेते हैं। BIE यूजेस डिफरेंट प्रोसेस फॉर सिलेक्शन, ठीक है, शांति से ठंडे दिमाग से पढ़िए और सोचिए। BIE एक दूसरा कॉलेज है, ये तो AET के लिए शॉर्टलिस्ट करने का तरीका था कि ओवरऑल 90 से ऊपर होना चाहिए एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में, ठीक है, ऊपर होना चाहिए 80 से। तो यहां पर AET के लिए सेलेक्ट कौन कौन होंगे, आप मुझे बताओ। अगर मैं AET के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात करूं तो AET के लिए कौन कौन सेलेक्ट होंगे, तो AET के लिए सेलेक्ट होंगे जिनके कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में या उससे ज्यादा में ऊपर आए हैं 80 से, क्योंकि ये ओवरऑल तो क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर ही गए हैं ना 200 लोग। तो इंडिविजुअल क्राइटेरिया में 2 सब्जेक्ट्स में या उससे ज्यादा में 80 से ऊपर आए हैं LMN, यानी कि इनका सम है 150 प्लस Q, है ना। तो ये लोग AET के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अब आते हैं BIE के क्राइटेरिया पर। BIE uses a different process for selection. If any candidate is appearing in the AET by AIE, BIE considers their AET score for the final selection provided the candidate is at or above 80th percentile in PE, right?
तो इन सारे कैंडिडेट्स को, यानी इन तीनों को, इन चारों को, मतलब ये और ये, इनको बीआईई भी कंसीडर कर लेगा अपने फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, लेकिन प्रोवाइडेड कि उनके फिजिक्स में जो है 80 से ऊपर आने चाहिए। तो कौन सा पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? ये वाला। इसके फिजिक्स में नहीं आए ना, ये तो फिजिक्स में है, ये भी फिजिक्स में 80 से ऊपर है, ये भी फिजिक्स वाले सर्कल में ये तीनों आ रहे हैं, पर ये जो नहीं आ रहा है ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो बीआईई के लिए कौन कौन से यहां पर क्वालिफाई करेंगे? इन लोगों में से बीआईई के लिए कौन क्वालिफाई करेगा? एल, एम और क्यू। एल प्लस एम प्लस क्यू, ये बीआईई के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं इनमें से। राइट? बात समझ रहे हो सभी लोग? यस। आगे अगर हम बढ़े तो आगे दिया है, देखो, एनी अदर कैंडिडेट एट और अबव 80th परसेंटाइल इन पी इन सीईटी। ठीक है, कोई और कैंडिडेट जिसके फिजिक्स में परसेंटाइल आए हैं 80 से ऊपर, बट हु इज नॉट एलिजिबल फॉर एईटी is required to appear in a separate test to be conducted by BIE for being considered for the final selection। तो ऐसा कौन सा कैंडिडेट है यहां पर जो जिसके फिजिक्स में 80 से ऊपर आए हैं, लेकिन वो बेचारा एईटी के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाया? तो ये तो सेलेक्ट हो गए थे ना एईटी के लिए, एल, एम, एन, क्यू। कौन सा नहीं हो पाया फिजिक्स वालों में? एक्स। ठीक है, तो ये जो एक्स कैंडिडेट हैं, ठीक है, बीआईई ने बोला कि चलो आप एईटी के लिए तो क्वालिफाई नहीं करे, लेकिन फिजिक्स में आपके अच्छे नंबर आए हैं, तो हम आपको सेपरेट टेस्ट के लिए कंसीडर कर लेंगे। सो दे आर एलिजिबल फॉर सेपरेट टेस्ट फॉर बीआईई। तो बीआईई कॉलेज के लिए सेपरेट टेस्ट देकर ये एग्जाम निकाल सकता है, और इसके पास अभी भी चांस है कि बीआईई में एडमिशन ले पाए। आगे अगर हम बोले, ऑल टुगेदर देयर आर 400 कैंडिडेट दिस ईयर हु आर एट और अबव 80th परसेंटाइल इन फिजिक्स। ठीक है, तो बीआईई के लिए अच्छा, ओके। एक और चीज कि भाई एक बात मुझे आप बताओ, ये एक्स को तो भूल जाओ आप, ये तो यहां पर है। टोटल 400 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 80 परसेंटाइल आए हैं ऊपर फिजिक्स में, लेकिन हमने तो यहां पर सिर्फ इन 200 कैंडिडेट की बात की है ना जिनके ओवरऑल में 90 से ऊपर आए हैं। ये तो उन 200 की बात कर रहे हैं जिनका ओवरऑल स्कोर 90 परसेंटाइल से ऊपर आया है, राइट? ओवरऑल। ठीक है, लेकिन टोटल तो कितने भी लोग हो सकते हैं, हमें नहीं पता कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, हो सकता है हजारों लाखों लोगों ने एग्जाम दिया हो। उन हजारों लाखों लोगों में से 400 लोग टोटल ऐसे थे, उनमें ये भी शामिल थे जिनके फिजिक्स में 80 से ऊपर आए हैं, है ना, लेकिन एईटी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए बेचारे। जो एईटी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि ये तो कर गए ना, इनके फिजिक्स में 80 से ऊपर आए हैं, ये एईटी के लिए क्वालिफाई कर गए, लेकिन कौन से नहीं कर पाए? ये एक एक्स। और भी तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस 200 का पार्ट ना हो, है ना, जिनके 90th ओवरऑल में ना आए हों, जो ओवरऑल 90 से नीचे हों। ठीक है, वो तो अभी हमने इनमें काउंट किया ही नहीं ना। तो ओवरऑल एक्स लोग, 400 लोग, अगर मैंने बोला कि एक्स लोगों ने एग्जाम दिया, या एक्स नहीं, टोटल टी लोगों ने एग्जाम दिया, कितने लोगों ने एग्जाम दिया? टी नंबर ऑफ पर्सन ने एग्जाम दिया, तो उसमें से 400 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में 80th परसेंटाइल से ऊपर आए हैं। ठीक है, 400 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में 80th परसेंटाइल से ऊपर आए हैं, राइट? देयर आर 400 कैंडिडेट्स दिस ईयर हु आर एट और अबव 80th परसेंटाइल इन फिजिक्स। ठीक है, टोटल 400 कैंडिडेट ऐसे हैं। ठीक है, अब जो 400 कैंडिडेट हैं, आप ये समझो कि उन 400 में से सेपरेट टेस्ट के लिए कौन बैठेगा बीआईई में? तो यहां पर बोला है कि एनी अदर कैंडिडेट एट और अबव 80th परसेंटाइल इन फिजिक्स इन सीईटी बट हु इज नॉट एलिजिबल फॉर एईटी। ठीक है, एईटी के लिए जो एलिजिबल नहीं है, is required to appear in separate test conducted by BIE for being considered for the final selection। ठीक है, all together 400 candidates this year who are at or above 80th percentile in physics। तो टोटल 400 कैंडिडेट हैं भाई। अगर 400 में से मैं इन एक्स की बात करूं तो ये सेपरेट टेस्ट में बैठ सकते हैं, और इसके अलावा ऐसे कितने लोग होंगे? तो 400 में से आप ये माइनस कर दो, ऑल टुगेदर 400 लोग हैं ना, तो उनमें से ये वाले माइनस कर दो ना, क्योंकि ये तो वैसे ही एलिजिबल है ना। इनके अलावा कितने हैं? तो इन तीनों का सम कितना होगा? एल एम क्यू, है ना, ये माइनस करेंगे 400 में से। तो 400 में से जब आप ये माइनस कर दोगे, 400 में से इनको माइनस कर दोगे,
400 में से इनको माइनस करोगे LMQ, बिकॉज ये इन 400 में शामिल होंगे कि नहीं होंगे? भाई मैं ये कह रहा हूं कि 400 लोगों के फिजिक्स में 80 परसेंटाइल से ऊपर आए, ठीक है, उन 400 में ये तीनों भी शामिल है। पर क्या इनको सेपरेट टेस्ट देना पड़ेगा BIE के लिए? नो, इनको सेपरेट टेस्ट नहीं देना। सेपरेट टेस्ट के लिए किसको कंसीडर किया जाएगा? देखो, एनी अदर कैंडिडेट एट और अबव 80th परसेंटाइल इन P, यानी फिजिक्स में 80 से ऊपर तो आए हैं, बट हु इज नॉट एलिजिबल फॉर AET, है ना, is required to appear in a separate test to be conducted by BIE for being considered for final selection। और ऑल टुगेदर 400 लोग हैं इस साल जिनके 80th परसेंटाइल से ऊपर आए हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में 400 लोग हैं 80th परसेंटाइल से ऊपर आए हैं, तो BIE ने इनको तो डायरेक्ट कंसीडर कर लिया क्योंकि ये तो एलिजिबल थे AET के लिए। कौन से एलिजिबल नहीं थे? ये एक तो ये X, ठीक है, ठीक है, एक तो ये X, ये एलिजिबल नहीं थे, और प्लस मतलब ये लोग जो एलिजिबल थे इनको हम माइनस कर देते हैं टोटल 400 में से, तो ये जो लोग बचेंगे वो लोग हैं जिनके फिजिक्स में 80 से ऊपर आए हैं पर वो AET के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इन सारे लोगों को सेपरेट टेस्ट देना पड़ेगा BIE के लिए, है ना। आई होप ये पॉइंट आपको अब समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल है ये, सवाल कहता है what best can be concluded about the number of candidates sitting for a separate test for BIE who were at or above 90th percentile in CET, ठीक है। तो ऐसे लोग जो सेपरेट टेस्ट के लिए बैठेंगे BIE में, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब 400 में से इन तीनों का सम माइनस कर दिया, लेकिन who are at or above 90th percentile in AET ओवरऑल, ठीक है। 90th परसेंटाइल ओवरऑल वाले मतलब सिर्फ इन लोगों की बात हो रही है, क्योंकि यही 200 लोग हैं जिनके ओवरऑल 90 से ऊपर आए हैं। एंड इनमें से सेपरेट टेस्ट के लिए कौन बैठ रहे हैं BIE में? X, है ना। तो दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द वैल्यू ऑफ X की वैल्यू ये पूछ रहा है। अब X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो हमने यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनाई थी, ये तो एलिमिनेट हो गई, ये दो पॉसिबिलिटी बनी थी। तो X की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या 10 हो सकती है। आंसर इज ऑप्शन C। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एट और अबव 90th परसेंटाइल ओवरऑल, है ना, ओवरऑल 90 से ऊपर है, मतलब उस वेन डायग्राम वाले लोगों की बात हो रही है, एंड ऑल्सो एट और अबव 80th परसेंटाइल इन ऑल 3 सेक्शंस इन CET इज एक्चुअली अ मल्टीपल ऑफ 5। तो ऑल 3 सेक्शंस वाले कौन से? Q, यानी सवाल ये कह रहा है कि Q इज अ मल्टीपल ऑफ 5, Q इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। Q एक 5 का मल्टीपल है, और Q की तो मेरे पास दो पॉसिबल वैल्यू है ना, एक तो ये और एक ये, मतलब Q 5 का मल्टीपल कहां पर है? 41 तो नहीं है, 20 है। इसका मतलब Q की वैल्यू 20 आ गई, यानी दिस इज टॉकिंग अबाउट द सेकंड केस। सेकंड केस को हम कंसीडर करेंगे, है ना। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एट और अबव 90th परसेंटाइल ओवरऑल एंड एट और अबव 80th परसेंटाइल इन बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स इन CET। तो बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स की हम बात करें तो कौन से लोग हैं? ये M प्लस Q की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, बात हो रही है किसकी? M प्लस Q की। तो Q की वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी है 20, है ना, क्योंकि इस वाले केस की बात कर रहे हैं। और इस केस में M की वैल्यू क्या होगी? सो हाउ विल यू फिगर आउट वैल्यू ऑफ M? तो देखो M की वैल्यू क्या होगी यहां पर? M की वैल्यू होगी 2k माइनस 2x, राइट। M की वैल्यू हो जाएगी 2k माइनस 2x, यानी 2 टाइम्स k माइनस x। नाउ इस सेकंड केस की जब हम बात कर रहे हैं तो k और x की वैल्यू क्या है? हमें पता है ऑलरेडी, k की वैल्यू है 30 और x की वैल्यू है 10। तो k की वैल्यू 30 और x की वैल्यू है 10, तो इनका डिफरेंस है 20, 20 इंटू 2 हो गया 40। तो ये वैल्यू 40 आ गई और मेरा आंसर 40 प्लस 20 मिलकर 60 हो गया, ठीक है। आंसर इज व्हाट? 60। क्लियर? चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एट और अबव 90th परसेंटाइल ओवरऑल, ठीक है, 90th परसेंटाइल है ओवरऑल, ठीक है, 90th परसेंटाइल ओवरऑल मतलब उस वेन डायग्राम वाले लोगों की बात हो रही है सिर्फ, एंड ऑल्सो एट और अबव 80th परसेंटाइल इन ऑल 3 सेक्शंस इन CET इज एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 5, मतलब Q की बात हो रही है, Q इज अ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब Q बराबर 20। सो दैट मींस द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट सेकंड केस, जो सेकंड वाला केस है इसकी बात हो रही है। देन हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर शॉर्टलिस्टेड फॉर AET फॉर AIE?
ठीक है, तो कितने लोग शॉर्ट लिस्ट हुए एईटी के लिए? तो हमें पता है कि एईटी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए 150 प्लस क्यू, राइट। एईटी के लिए शॉर्ट लिस्ट कितने हुए? 150 प्लस क्यू। सो आंसर वुड बी 150 प्लस क्यू। तो 150 और इस केस में क्यू की वैल्यू कितनी है? 20। सो माय आंसर हैज टू बी 170। यस, 170, दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑल राइट, यस और नो? ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। अगला सवाल क्या है, देखिए, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एट और अबव 90th परसेंटाइल ओवरऑल, दैट मींस द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट वेन डायग्राम ओनली, उसी फ्रेमवर्क में बात हो रही है। एंड ऑल्सो आर एट और अबव 80th परसेंटाइल इन पी इन सीईटी, ठीक है, तो इज मोर देन 100। तो देखो इन सब में फिजिक्स वाले कितने लोग हैं? ये x प्लस एल प्लस एम प्लस क्यू है ना, x l m q। तो फिजिक्स वाले जो लोग हैं वो x प्लस एल प्लस एम प्लस क्यू, एंड द क्वेश्चन सेज कि दिस वैल्यू इज मोर देन 100। तो मोर देन 100 ये वैल्यू कब आएगी? सो एल एम क्यू की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी पता है ना, नहीं एल एम क्यू की वैल्यू नहीं पता, एल एम और एन की वैल्यू पता थी, ठीक है। एल और एम की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? देखो एक्स की वैल्यू को तो एक्स रख दो, एक्स की वैल्यू तो एक्स है। एल की वैल्यू क्या है मेरे पास? यहां से रख सकते हैं, एल की वैल्यू इज के माइनस 2x और एम की वैल्यू 2k माइनस 2x, ठीक है, k माइनस 2x एंड दिस इज 2k माइनस 2x, 2k माइनस 2x, राइट। नाउ q की वैल्यू हमारे पास, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज फॉर q। q की वैल्यू q ही रहने देते हैं, q के लिए दो पॉसिबिलिटी थी, है ना। q कैन बी आइदर, ठीक, q को q रहने दो। नाउ इफ यू ऐड दीज नंबर्स यू विल गेट व्हाट? 3k माइनस 3x, तो 3 टाइम्स k माइनस x और प्लस q, है ना। अब यहां पर देयर आर टू केसेस, केस 1 एंड केस 2। हमने दो केस बनाए थे ना वहां पर, तो दोनों केसेस में देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है। केस 1 में के एक्स और क्यू की वैल्यू क्या है? देखो 24, 3 और 41, ठीक है, तो 3 इंटू 24 माइनस 3 प्लस 41। और केस 2 में के एक्स और क्यू की वैल्यू क्या है? केस 2 में 30, 10 और 20, ठीक है, 3, 30 माइनस 10 प्लस 20, ठीक है, दीज आर द वैल्यूज। तो 24 माइनस 3 हो गया 21, 21 इंटू 3 63, 63 प्लस 41 4, 104, है ना। और यहां पर वैल्यू कितनी आएगी? 60, 60 प्लस 20 80। तो ये हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रही, बिकॉज हमारा क्राइटेरिया था कि ये ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए। सो दैट मींस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट फर्स्ट केस, पहले केस की बात हो रही है। और इस पहले केस में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड टू सिट फॉर द सेपरेट टेस्ट फॉर बीआईई, ठीक है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड टू सिट फॉर सेपरेट टेस्ट फॉर बीआईई। तो वो क्या था? तो वो था 400 माइनस एल प्लस एम प्लस क्यू, है ना, 400 माइनस एल प्लस एम प्लस क्यू, यही तो निकालना है हमको, ठीक है। तो सेपरेट टेस्ट के लिए कितने लोग बैठेंगे बीआईई में? 400 माइनस एल प्लस एम प्लस क्यू। अब यहां पर एल प्लस एम प्लस क्यू की वैल्यू कैसे निकालें फर्स्ट वाले केस में? तो एल प्लस एम प्लस क्यू क्या होगा? देखो इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है ना, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? 104। भाई इन सब का सम ही तो आया ये 104, और 104 ये किसकी वैल्यू है? दिस इज एक्स प्लस एल प्लस एम प्लस क्यू बराबर 104। अब यहां पर इस केस में x की वैल्यू हमने क्या ली थी? 3, है ना, x की वैल्यू क्या थी? 3 थी। तो 3 यहां से माइनस कर देंगे तो l प्लस एम प्लस क्यू कितना आ जाएगा? 104 माइनस 3 यानी 101, ठीक है। सो दिस इज 101, 101, तो 400 माइनस 101, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 299, ठीक है। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो क्या है? 299, ऑप्शन सी। डन, ठीक है, चलिए, तो बस डन। ये दो सेट थे, बहुत ही बेहतरीन वाले सेट थे, है ना। अगर आप गहराई से सोचते हैं समझते हैं तो आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आप सवाल देखकर ही घबरा जाते हैं तो फिर ये सेट आपके लिए नहीं, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। जो सवाल पढ़ता है, समझता है, समझने की कोशिश करता है, वो इसको आराम से कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये जो 100 DI सेट्स की सीरीज चल रही है, इसके लिए जो टेलीग्राम ग्रुप है, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है डिस्कशन के लिए, वो ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि PDF वगैरह वहीं पर शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।